लेक्चर हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था अनुच्छेद 4 तक। तो अब हम इसमें आगे चलेंगे। जो हमारा लेक्चर 13 है, हम अनुच्छेद 3 को थोड़ा डिटेल में और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है। तो जैसे कि अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि संसद द्वारा जो भी नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो किसमें होती है, वो अनुच्छेद 3 में होती है। जो भी संबंधित विधेयक को पेश करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, यानी कि वो सबसे पहले जाएगा राष्ट्रपति के पास जाएगा। वो जब वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, संबंधित राज्य की उस पर वो राय जानने के लिए उस विधेयक के राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य की विधानसभा को वो प्रेषित कर देगा, यानी कि उसके पास भेज देगा जो उस राज्य की विधानसभा होगी जिसमें भी आपको नेम चेंज कराना है, तथा इसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय कर देगा। जो राज्य की विधायक मंडल है उसकी जो राय है वो बाध्यकारी नहीं है, ये केवल एक मात्र औपचारिकता है, यानी कि केवल वो उसको देखेंगे, वो अपनी इस पर उसके लिए बाध्यकारी नहीं है राज्य की विधानमंडल। संसद राज्य विधानमंडल की राय जानने के बाद विधेयक में किसी प्रकार का परिवर्तन करती है तो उसे दोबारा राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाना आवश्यक नहीं है, उसे उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जब वो विधानसभा से वापस संसद में आ जाएगा तो जब उस विधेयक पे कोई परिवर्तन अगर कर दिया तो दोबारा वो राज्य विधानसभा में यानी कि विधानमंडल में भेजने की उसको जरूरत नहीं है, वो उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में 1948 में कितने राज्य थे, 1948 में 28 राज्य थे। तो ये चार भागों में डिवाइड किया गया था। जो भाग ए है उसमें जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे वो उनके 9 प्रांत और 216 उनकी 200 रियासतों को ऐड किया गया था। जैसे कि जो ब्रिटिश भारत के 9 प्रांत कौन कौन से थे, आसाम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिमी बंगाल। तो ये जो 9 राज्य थे, ये जो प्रांत थे ब्रिटिश भारत के, और प्लस 216 देशी रियासतों को भाग ए में रखा गया। भाग बी में किसको रखा गया, छोटे जो ब्रिटिश भारतीय राज्य थे प्लस 275 जो देशी रियासत थी उनको रखा गया। जैसे कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र और तावनकोर कोचीन, यानी कि ये छोटे ब्रिटिश भारतीय राज्य थे, उनको भाग बी में रखा गया प्लस 275 देशी रियासतों के साथ। भाग ए में 216 देशी रियासतें थी और 9 ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे। भाग सी में क्या था, 61 जो थी देसी रियासतें थी, उसमें से कुछ ये लिखी हुई हैं, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कचवाला जो इलाका है, ये 61 देशी रियासतें भाग सी में रखे गए थे। भाग डी में रखा गया था हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अर्जित राज्य क्षेत्र जो हमने अर्जित किए थे। तो इस तरीके से भाग 4 बनाए गए थे, राज्यों का बंटवारा किया गया था जो भारतीय संविधान के अंदर उनको मिलाया गया था। एक समिति बनी थी राज्य पुनर्गठन की, उसे कहते हैं आयोग घर, ये धर होगा, धर आयोग कमेटी। कब बनी थी, ये 1947 और 48 में बनी थी। तो इसमें अक्सर पूछा जाता है कि ये धर आयोग कमेटी है किससे संबंधित है। ये धर आयोग कमेटी है ये राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मोस्टली ही पूछा जाता है एग्जाम में कि ये धर आयोग कमेटी किससे संबंधित है, वो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। इसमें क्या था, भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को मद्देनजर करते हुए बनाई थी, यानी कि राज्य का जो पुनर्गठन होगा किसके आधार पर होगा, भाषीय आधार पर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने इसका गठन किया था। न्यायमूर्ति एस.के. धर जिनके नाम पर ये समिति का नाम रखा गया है, उनकी अध्यक्षता में भाषीय प्रांत गठन यानी जो प्रांत आयोग है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, ये बनाया गया। भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया। कहने का मतलब ये था कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते, तो इसलिए इस आधार पर उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की संस्तुति की, यानी कि जो प्रशासनिक आधार पर ही आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाषीय आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन होना था उसको इस कमेटी ने अस्वीकार कर दिया। फिर एक कमेटी और बनी, जेवीपी समिति। ये दिसंबर 1948 में गठन होता है इसका। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये इसकी फुल फॉर्म है जेवीपी समिति की। कब बनी थी, ये 1948 में बनी थी। भाषीय आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग को इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अव्यवहारिक बताया कि हम भाषा के आधार पर
राज्यों का गठन नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के अंदर तो पता नहीं कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, किस किस आधार पर आप राज्यों का गठन करेंगे। तो इस वजह से इस मांग को थोड़ा सा उन्होंने अवैध बताया कि हम भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। रिपोर्ट 1949 में सरकार के समक्ष पेश किया जाता है, परंतु आंध्र प्रदेश के गठन को कुछ शर्तों के साथ मानने को भी तैयार हो जाते हैं। होता क्या है कि 1952 में हिंसक आंदोलन होता है आंध्र प्रदेश को लेकर, जिसमें श्री रामालू पोट्टी अनशन करते हैं और ये अनशन में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1953 यानी कि 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर अलग आंध्र प्रदेश की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। तो भाषा के आधार पर जो सबसे पहले राज्य का गठन होता है वो कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश का राज्य है, जो भाषा के आधार पर सबसे पहले जिसका गठन किया गया था वो भाषा थी तेलुगु भाषा के आधार पर। हालांकि जो ये जेवीपी कमेटी थी, इन्होंने भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को अव्यावहारिक बताया था, क्योंकि भारत के अंदर तो पता नहीं कितनी भाषाएं हैं, हम किस किस राज्य को भाषा के आधार पर डिवाइड करेंगे। राज्य का पुनर्गठन आयोग होता है, एक कमेटी और बनती है, वो है फजल अली आयोग। ये 1953 में इसका गठन होता है। इसके 30 सदस्य होते हैं। एक तो फजल अली इसके अध्यक्ष होते हैं, के.एस. पनिकर और एच.एल. कुंजू। इसकी सिफारिश 1955 में इन्होंने प्रस्तुत किया। किसी भी राज्य के पुनर्गठन में भारत की एकता और सुरक्षा को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इन्होंने अपनी कमेटी में ये बताया। राज्यों को पुनर्गठन में भाषा को भी महत्व दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने भी लैंग्वेज को थोड़ा सा प्रोविंस दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया कोई तमिल एक राज्य है, अगर वहां पे आप चले गए, कोई यूपी उत्तर प्रदेश वाला चला गया वहां पर आईएएस या मतलब कि वहां का एसएससी एग्जाम पास करके चला गया और वहां पे उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि भाई होली आ रही है और आपको पानी बंद करना है, उन्होंने बंद करने की जगह उसको खोल दिया। तो ये क्या हुआ कि लैंग्वेज का ये डिफरेंस आ गया। तो उन्होंने इस को भी महत्व दिया कि भाषा के आधार पर भी एक हम राज्य गठन कर सकते हैं, लेकिन वो भाषा फिर एक होनी चाहिए, मतलब काफी बड़े एरिया में। ये नहीं कि आपकी छोटी छोटी राज्य आपने छोटी छोटी भाषा के आधार पर बना दिए। भाषीय एवं सांस्कृतिक एकरूपता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कि तमिल की मैंने अभी एग्जांपल लिया कि वहाँ के सांस्कृतिक को भी एकरूपता का ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन वो काफी बड़े एरिया में होनी चाहिए, छोटे एरिया में नहीं। लेकिन एक राज्य और एक भाषा का फॉर्मूला इन्होंने भी क्या कर दिया? इन्होंने भी कैंसिल कर दिया। मतलब वही बात है कि भारत में तो पता नहीं कितनी भाषाएं हैं, आप कितनी भाषाओं के आधार पर राज्य बनाते फिरोगे। तो प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक परिस्थिति भी इन्होंने महत्वपूर्ण बताई। 16 नए राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की संस्तुति की गई। यानी कि कितने राज्य बन गए? अब 16 नए राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की इन्होंने स्थापना की, संस्तुति की। 1956 और 16 के स्थान पर, यानी कि 1956 में क्या हुआ, 16 के स्थान पर क्या हुआ, 14 नए राज्य और 3 के स्थान पर 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो इस लेक्चर में हमने जाना कि जो भाषा के आधार पर है, सबसे पहला जो राज्य बना था वो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था, जिनके 1952 में जो उनके रामालू पोट्टी थे, जिनकी अनशन में मृत्यु हो गई थी। और जेवीपी कमेटी बनी थी, धारा आयोग कमेटी बनी थी, फजल अली का आयोग कमेटी बनी थी। वो सब राज्य पुनर्गठन से लेकर ही संबंधित है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।